हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीबीएमएस यूनिट 3 के बारे में। डीबीएमएस यूनिट 3 का ये वन शॉट वीडियो होने वाला है। सारी चीज़ें देखेंगे जो जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। डीबीएमएस यूनिट 3 के अंदर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसीज, जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। दूसरा है नॉर्मल फॉर्म्स। थर्ड है हमारा लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन। और चौथा है हमारा मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एंड जॉइंट डिपेंडेंसी। हैं तो ये चार ही टॉपिक, बट ये चार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। ध्यान से समझ लेना। मैं कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो के एंड तक इन चारों के बारे में क्लैरिटी हो जाए, चीज़ें समझ में आ जाएं, क्योंकि एग्जाम में इन पे ही रिपीटेड क्वेश्चन बनते हैं इस यूनिट के अंदर। अदर देन दिस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में आपका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो न्यूमेरिकल्स। इसके बाद हम बात करें कि सबसे पहले कि फंक्शनल डिपेंडेंसी होती क्या है, ठीक है। इस यूनिट में सबसे पहला यही है हमारा कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है। इट इज़ द रूल दैट एसोसिएट्स वन सेट ऑफ एट्रीब्यूट विद अनदर। मतलब कि ये एक तरह का रूल होता है जो किसी एक एट्रीब्यूट को किसी दूसरे सेट ऑफ एट्रीब्यूट से रिलेट कराता है, ठीक है, एसोसिएट कराता है। इंडिकेटिंग हाउ द वैल्यूज इन वन सेट यूनिकली डिटरमाइंस द वैल्यूज इन अनदर सेट। मतलब कि देखो, इसमें एट्रीब्यूट एक दूसरे से एसोसिएट हो रहे हैं, बट कैसे इंडिकेट करते हुए एसोसिएट हो रहे हैं कि किस तरीके से किसी एक सेट की वैल्यू किसी दूसरे सेट के वैल्यू से डिटरमाइन की जा सकती है, ठीक है। फिर से मैं इसको बोल के आपको समझाता हूँ कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। सपोज करिए कि हमारे पास दो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दूसरे सेट ऑफ एट्रीब्यूट से एसोसिएट है, वो ये इंडिकेट करते हुए कि इस सेट की जो वैल्यूज हैं वो यूनिकली डिटरमाइन कर रही हैं किसी दूसरे सेट के वैल्यूज को, यानी एट्रीब्यूट्स को, ठीक है। सो आई होप इतना क्लियर हो गया। इट इज़ अ कांस्टेंट दैट हेल्प्स मेंटेन द डेटा इंटीग्रिटी। कांस्टेंट का मतलब रूल होता है, ये एक ऐसा रूल होता है जो हमारा डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग डेटा एफिशिएंटली बाय रिड्यूसिंग रिडंडेंसी। रिडंडेंसी को रिड्यूस करके ये डेटा को और ज़्यादा एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। इट इज़ द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग हाउ द वैल्यूज इन सर्टेन कॉलम्स आर इंटर रिलेटेड एंड कैन बी यूज टू एंश्योर एक्यूरेट एंड एफिशिएंट स्टोरेज इन डेटाबेस। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये एक तरीका होता है हमारा ये एक्सप्रेस करने का, किस किस तरीके से डेटाबेस के अंदर जो हमारे कॉलम्स हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, उनकी वैल्यूज़ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, और उनको यूज़ किया जा सकता है और ज़्यादा एक्यूरेट और एफिशिएंट स्टोरेज करने के लिए किसी भी डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी का बेसिकली ये काम होता है, ये एक तरह का रूल होता है जो कि एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ को एक दूसरे से एसोसिएट कराता है, ठीक है। डेटा ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करता है, डेटा की इंटीग्रिटी में हेल्प करता है, और डेटाबेस को ज़्यादा एफिशिएंट और एक्यूरेट बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इन्फरेंस फंक्शन के बारे में कि क्या इन्फरेंस फंक्शंस होते हैं, इन्फरेंस ऑपरेशंस होते हैं हमारे फंक्शनल डिपेंडेंसीज के अंदर। यहाँ पे हमारे पास बेसिक 5 इन्फरेंस रूल्स हैं जो कि स्टैंडर्ड इन्फरेंस रूल हैं फंक्शनल डिपेंडेंसीज के अंदर। सबसे पहला आता ही है हमारी रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब क्या होता है कि अगर अल्फ़ा कोई सेट है हमारा, ठीक है, एट्रीब्यूट का एक सेट है अल्फ़ा, ठीक है, और बीटा हमारा अल्फ़ा का सबसेट है, अगर ऐसा है तो अल्फ़ा बीटा को डिटरमाइन करेगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिविटी का ये मतलब होता है कि अगर एक पूरा सेट है हमारा अल्फ़ा और उसका कोई सबसेट है बीटा, तो बीटा जो है वो अल्फा के थ्रू डिटरमाइन किया जा सकता है, ठीक है। ऑग्यूमेंटेशन की अगर बात करें, इफ अल्फा determines beta and if gamma is a set of attributes then gamma alpha will determine gamma beta। अब ये समझो, देखो, ऑग्यूमेंटेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर अल्फा बीटा को डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है, अल्फा अगर बीटा को डिटरमाइन कर रहा है और गामा कोई सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, कोई भी सेट ऑफ एट्रीब्यूट हो सकता है गामा, तो उस केस में क्या होगा, अगर गामा अल्फा साथ में है तो वो साथ में गामा बीटा को डिटरमाइन कर सकते हैं। ये हमारा ऑग्यूमेंटेशन होता है। इसके बाद आती है हमारी ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी का मतलब क्या है, अगर अल्फा हमारा बीटा को डिटरमाइन कर रहा है और बीटा हमारा गामा को डिटरमाइन कर रहा है, तो इनडायरेक्टली अल्फा हमारा गामा को डिटरमाइन करेगा। एक्चुअली इनडायरेक्टली नहीं है, डायरेक्टली डिटरमाइन करेगा, क्योंकि ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का मतलब ही यही है कि अगर ए बी को डिफाइन कर रहा है, बी सी को डिफाइन कर रहा है, तो ए डायरेक्टली सी को डिफाइन करेगा, ठीक है। ये वेरिएबल्स आप एग्जाम में अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, आप ए बी सी लिख सकते हो, एक्स वाई जेड लिख सकते हो, मैंने तो अल्फा बीटा गामा लिखा हुआ है, ठीक है। डिकम्पोजिशन की अगर बात करें तो डिकम्पोजिशन क्या कहता है हमारा कि अगर अल्फा बीटा गामा को डिटरमाइन कर रहा है
तो अल्फ़ा हमारा बीटा को भी डिटरमाइन करेगा और अल्फ़ा हमारा गामा को भी डिटरमाइन करेगा, ठीक है। ये अगर एक साथ डिटरमाइन इन दोनों को कर रहा है तो ये इंडिविजुअली भी डिटरमाइन कर सकता है दोनों को, ठीक है। ये हमारा डिकम्पोजिशन होता है। यूनियन रूल की अगर बात करें तो यूनियन रूल आपको पता है, यूनियन मतलब मिला देना। इफ़ अल्फ़ा डिटरमाइन बीटा एंड अल्फ़ा डिटरमाइन गामा देन अल्फ़ा विल डिटरमाइन बीटा गामा। यूनियन मतलब इन दोनों को मिला दिया, अगर अल्फ़ा बीटा को कर रहा है और अल्फ़ा गामा को कर रहा है तो अल्फ़ा बीटा गामा दोनों को करेगा डिटरमाइन, ठीक है। डिकम्पोजिशन का उल्टा होता है यूनियन और यूनियन का उल्टा होता है डिकम्पोजिशन। आप दोनों में से एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। ये हो गए इन्फरेंस रूल्स, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज और नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के अंदर देखने को भी मिल सकता है और हो सकता है 5 मार्क्स में भी ये कहीं पे अटैच्ड क्वेश्चन आपको मिल जाए न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है। और एक चीज़, अगर आपको फंक्शनल डिपेंडेंसीज का न्यूमेरिकल देखना है तो उसकी वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ चैनल पे। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से विजिट कर सकते हो। वहाँ पे आपको फंक्शनल डिपेंडेंसीज पे बेस्ड क्वेश्चंस दिख जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी और नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में, ठीक है। सबसे पहली चीज, इफ सेट ऑफ एट्रीब्यूट इंक्लूड द एट्रीब्यूट दैट इज डिपेंडेंट ऑन द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। समझ आया? नहीं समझ आया होगा, मुझे पता है नहीं समझ आया होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। फिर से सुनो, ध्यान से सुनो। इफ सेट ऑफ एट्रीब्यूट इंक्लूड्स द एट्रीब्यूट दैट इज डिपेंडेंट ऑन द सेट ऑफ एट्रीब्यूट, मतलब कि एक हमारा सेट ऑफ एट्रीब्यूट है, ठीक है, उसके अंदर उस एट्रीब्यूट को इंक्लूड होना चाहिए जो डिपेंड होगा उस सेट ऑफ एट्रीब्यूट के ऊपर। अभी भी नहीं समझ आया तो एग्जाम्पल से समझ जाओगे। दैट इज, इफ बीटा इज सबसेट ऑफ ए, सॉरी बी इज सबसेट ऑफ ए। मान लो कि ए है हमारा ये, ठीक है, और एक बी है जो कि ए का सबसेट है, ठीक है। देन ए विल डिटरमाइन बी। तब ए क्या करेगा, हमारा बी को डिटरमाइन करेगा, इज अ ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। अगर हमारा बीटा सबसेट है ए का, देखो वही चीज़ यहाँ भी हो रही है। इफ सेट ऑफ एट्रीब्यूट इंक्लूड्स द एट्रीब्यूट, सेट ऑफ एट्रीब्यूट है उसमें कोई एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द सेट ऑफ एट्रीब्यूट, जो एट्रीब्यूट उस सेट पे डिपेंडेंट है। बीटा इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है, मतलब ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट है और बी हमारा वो एट्रीब्यूट है जो इस सेट में है और ये डिपेंडेंट भी है ए पे, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, बीटा इज सबसेट ऑफ ए एंड ए इज डायरेक्टली डिटरमाइनिंग बी। तो इस केस में ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है ये ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। अब ये समझो तो ये और क्लियर हो जाएगा। इफ सेट ऑफ एट्रीब्यूट डू नॉट इंक्लूड द एट्रीब्यूट दैट इज डिपेंडेंट ऑन द सेट ऑफ एट्रीब्यूट, अगर हमारे सेट ऑफ एट्रीब्यूट में वो एट्रीब्यूट ना हो जिसको हम डिफाइन करना चाहते हैं उस सेट ऑफ एट्रीब्यूट से, तो उस केस में जो हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है वो नॉन ट्रिवियल होती है। मतलब क्या है इसका, कि बीटा अगर ए का सबसेट नहीं होता, सॉरी बी अगर ए का सबसेट नहीं होता, मेरे दिमाग में बीटा बीटा घूम रहा है, देखो, बी अगर ए का सबसेट नहीं होता उस केस में, अगर ए बी को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, ए डिटरमाइन कर रहा है बी को, बट बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, तो इस केस में जो फंक्शनल डिपेंडेंसी बनेगी वो हमारी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी, ठीक है। जब बी सबसेट होगा ए का और ए बी को डिफाइन करेगा तो ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, जब बी ए का सबसेट नहीं होगा फिर भी ए बी को डिफाइन करेगा तो ये नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ठीक है। छोटी सी चीज़ थी बट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, इसलिए मैंने आराम से समझा दिया है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि नॉर्मल फॉर्म्स क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, कितनी तरह की होती हैं, ठीक है। सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन ही देख लेते हैं, उसके बाद पहली दूसरी देख लेंगे सब। दीज आर द मेथड्स टू नॉर्मलाइज द रिलेशन इन डेटाबेस। नॉर्मल फॉर्म्स क्या होते हैं, ये एक मेथड होता है, एक तरीका होता है रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने का किसी भी डेटाबेस के अंदर। सेकेंडली लिखा हुआ है यहाँ पे, नॉर्मल फॉर्म्स आर बेस्ड ऑन द फंक्शनल डिपेंडेंसीज एमंग द एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन। जो नॉर्मल फॉर्म होता है हमारा, ये जो है एक रिलेशन के अंदर जो एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो एक रिलेशन हमें गिवन होगी उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, उन एट्रीब्यूट्स पे जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं, ठीक है, उन डिपेंडेंसीज पे बेस्ड होता है हमारा नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा कि नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। अब हमें देखते हैं कि कितने टाइप के होते हैं। देखो बेसिकली तो हमारे पास 6 टाइप के नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं, बट अभी हम लोग 4 डिस्कस करेंगे। 2 मैं सबसे लास्ट में डिस्कस करूंगा, उसके पीछे एक रीज़न है, वो जब डिस्कस करूंगा तब बताऊंगा। पहला होता है हमारा 1NF, ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। दूसरा होता है 2NF यानी सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तीसरा होता है 3NF, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। और फिर आता है हमारा BCNF यानी कि बॉयस कॉड। में भी यही प्रोनाउंसिएशन है, अगर कुछ और है तो आप बता देना, बताओगे कैसे, कमेंट सेक्शन में भी लिखोगे ही तो ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग प्रोनाउंस कर लेना इसको जो भी है।
बॉयस कॉर्ड में बोलूँगा तो समझ जाना कि मैं BCNF की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बॉयस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म। पांचवा आता है हमारा 4NF जो कि फोर्थ नॉर्मल फॉर्म है, और लास्ट है हमारा 5NF जो कि फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म है। वो दोनों हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग इन चार की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म यानी कि 1NF की, तो ये क्या होता है हमारा, एलिमिनेट डुप्लीकेट कॉलम ऑफ द सेम टेबल। ये क्या करता है हमारा, सेम टेबल के जो डुप्लीकेट कॉलम्स हैं उनको एलिमिनेट कर देता है। आर रिलेशन आर इज इन 1NF इफ ऑल डोमेन्स आर सिंपल, दैट इज ऑल एलिमेंट्स आर एटमिक। अगर हमारे सारे एलिमेंट्स एटमिक हैं, ठीक है, सारे एलिमेंट्स सिंगल सिंगल एंटिटी की तरीके से हैं, तो वो रिलेशन हमारी 1NF में होगी। ये चीज़ समझ आई है तो अच्छी बात है, नहीं समझ आई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी एग्जांपल बताऊंगा तो समझ आ जाएगा कि 1NF क्या होता है। देखो, इफ़ यू हैव अ स्टूडेंट टेबल विद कॉलम स्टूडेंट आईडी, सपोज करो, अभी ये टेबल मत देखना, ठीक है, ये एग्जांपल अलग है, ये टेबल अलग है। अगर आपके पास सपोज करो एक स्टूडेंट टेबल है, ठीक है, और जिसके अंदर कॉलम है हमारा स्टूडेंट आईडी का, स्टूडेंट नेम का और सब्जेक्ट्स का, ठीक है, नहीं एक्चुअली इसी की टेबल है, मैं भूल गया था, ठीक है, इसी की टेबल है, एरर करेक्शन गाइस, ठीक है, इसी की टेबल है। देखो, अगर आपके पास एक स्टूडेंट टेबल है, मान लो उसमें स्टूडेंट आईडी है, ठीक है, नेम है और सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब सब्जेक्ट्स मैंने कॉमा सेपरेटेड लिखे हैं क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट नहीं है, एक बच्चा दो तीन सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है, चार पांच सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है, तो मैंने सब्जेक्ट कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज लिखी हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, 1NF सजेस्ट ब्रेकिंग डाउन सब्जेक्ट्स इनटू इंडिविजुअल रो। 1NF का काम क्या होता है कि ये सब्जेक्ट जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में लिखे हैं, इनको इंडिविजुअल रोज में एक तरीके से सेपरेट कर दे या फिर ब्रेक डाउन कर दे। जैसे कि इस टेबल पे 1NF अप्लाई करने पे, या 1NF क्या करेगा इस टेबल के साथ, इसको इस फॉर्मेट में प्रेजेंट करेगा, यानी कि स्टूडेंट आईडी, नेम्स और उनके करस्पॉन्डिंग जो भी सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट्स को अलग अलग रो में रिप्रेजेंट करेगा उनकी पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिटेल्स के साथ, ठीक है। तो ये 1NF का काम होता है। सो नाउ आई होप कि 1NF क्लियर हो गया होगा। इसके बाद सेकंड नॉर्मल फॉर्म देखेंगे हम लोग कि क्या होता है। Remove partial dependencies ensuring that all no non-key attributes depend on entire primary key। मतलब क्या है इसका, ये जो है हमारा पार्शियल डिपेंडेंसीज को रिमूव करता है और ये इंश्योर करता है कि जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं हमारे, ठीक है, जो की एट्रीब्यूट्स हैं उनकी बात नहीं हो रही यहाँ पे, जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो एंटायरली प्राइमरी की पे ही डिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। ये काम होता है हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म का। एग्जाम्पल देखें अगर इसका, तो इन अ कोर्स टेबल विद कोर्स आईडी, स्टूडेंट आईडी एंड सब्जेक्ट। अब इसकी टेबल मैंने नहीं बनाई है, ठीक है, तो इसको विजुअलाइज कर लो, ठीक है, ये दिखना चाहिए आपको, आपके दिमाग के अंदर दिखना चाहिए, ठीक है। इन अ कोर्स टेबल, सपोज करो एक टेबल है जिसका नाम है कोर्स, ठीक है, उसके अंदर कोर्स आईडी और स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट, ठीक है, ये तीन चीजें वहां पे गिवन है, ठीक है। इफ सब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन कोर्स आईडी, अब अगर सब्जेक्ट हमारा कोर्स आईडी पे डिपेंड होता है तो, बट नॉट ऑन स्टूडेंट आईडी, देखो सब्जेक्ट यहाँ पे कोर्स आईडी पे डिपेंड है बट स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड नहीं है, तो उस केस में क्या, सेपरेट इट इनटू डिफरेंट टेबल्स। 2NF हमें क्या कहता है कि अगर हमारा एक टेबल है कोर्स, ठीक है, और उसमें हमारा सब्जेक्ट जो है वो कोर्स आईडी पे डिपेंड है बट स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड नहीं है, तो उस केस में क्या करो, उस टेबल को दो सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। डिवाइड करने का मतलब उसे तोड़ दो, ठीक है, टेबल को तोड़ दो। टेबल को तोड़ के क्या करो, दो टेबल्स बनाओ, जिसमें एक में हमारा सब्जेक्ट पर्टिकुलर कोर्स से लिंक हो और दूसरे में स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी लिंक हो, ठीक है। ये हमारा 2NF का काम होता है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है, 2NF तक समझ आ गई बात। अब हम लोग देखेंगे 3NF और BCNF में डिफरेंस, ठीक है। क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि ऐसे भी समझा सकता था मैं 2NF 3NF और BCNF, बट प्रॉब्लम ये है कि ये मेन डिफरेंस वाले क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं और इन दोनों के बीच में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफरेंस के फॉर्म में ही समझ लेते हैं। बाकी अगर आपको इस फॉर्म में लिखना है एग्जाम के अंदर तो आप इसको भी लिख सकते हो इस फॉर्म के अंदर, ठीक है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 3NF की बात करें तो एलिमिनेट ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज। अब जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, पार्शियल डिपेंडेंसीज को रिमूव किया जा रहा था, यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को रिमूव किया जाता है, ठीक है। एंश्योरिंग दैट नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड ओनली ऑन द प्राइमरी की, सेम वही सीन है, बस थोड़ा सा इसका अपडेटेड पार्ट है। यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसीज रिमूव होती हैं, यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज रिमूव होती हैं, और नॉन की एट्रीब्यूट जो हैं वो एंटायरली प्राइमरी की पे डिपेंड हो, ये इंश्योर करता है हमारा 3NF, ठीक है। BCNF क्या होता है, ये और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट पार्ट होता है हमारे 3NF का, एक तरीके से आप कह सकते हो 3NF का स्ट्रिक्ट वर्जन, ठीक है।
वेयर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट शुड नॉट बी फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एनी सुपर की, जहाँ पे जितने भी हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, वो हमारे फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए किसी भी सुपर की के ऊपर, ठीक है। अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इन अ टीचर टेबल, सपोज करिए कि एक टेबल है जिसका नाम टीचर है, ठीक है, विद टीचर आईडी सब्जेक्ट एंड डिपार्टमेंट, जिसमें टीचर आईडी है, सब्जेक्ट है और डिपार्टमेंट्स हैं। डिपेंड ऑन टीचर आईडी बट नॉट ऑन सब्जेक्ट, मूव इट ऑन अ डिफरेंट टेबल। अब यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे सीन ये है कि अगर डिपार्टमेंट जो है हमारा वो टीचर आईडी पे डिपेंड है, ठीक है, डिपार्टमेंट हमारा टीचर आईडी पे डिपेंडेंट है बट सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, तो उस केस में उसको एक डिफरेंट टेबल में मूव करा दो। ये हमारा 3NF कहता है, ठीक है। BCNF के केस में एग्जांपल मैंने नहीं लिया है, ठीक है, ये इसी का एडवांस वर्जन है, काम इसी तरीके से होता है, बस क्या है थोड़ा और स्ट्रिक्टनेस इन्हेंस कर देता है BCNF हमारा, ठीक है। अब 3NF की बात करें तो यहाँ पर रिडंडेंसी बहुत हाई होती है बट BCNF इसको ब्रेक करता है, यहाँ पर रिडंडेंसी काफ़ी ज़्यादा लो होती है। लॉसलेस डिकम्पोजिशन कैन बी अचीव्ड बाई 3NF से हम लॉसलेस डिकम्पोजिशन अचीव कर सकते हैं, बट वहीं अगर BCNF की बात करें तो यहाँ पे लॉसलेस डिकम्पोजिशन अचीव नहीं किया जा सकता, ठीक है। नहीं किया जा सकता मतलब कि मैक्सिमम केसेस में नहीं किया जा सकता, वैसे तो बहुत हार्ड होता है इसमें लॉसलेस डिकम्पोजिशन को अचीव करना। यहाँ ये हमारा जो होता है BCNF, ये 3NF से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है और डिफ़िकल्ट टू अचीव होता है BCNF, ठीक है। ये ईजी टू अचीव है बट ये डिफ़िकल्ट टू अचीव है। इसके बाद अगर हम देखें, क्या देखना है इसके बाद हमें, लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन की बात करेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना, इसको अच्छे से समझ लेना, मैं बता रहा हूँ सुनते जाओ, प्लस कोशिश करना कि इसको एक बार लिख के कहीं पे देख लो, क्योंकि लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे मिल सकता है कि एक्सप्लेन लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन एंड फाइंड द लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन एमंग गिवन समथिंग, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, क्वेश्चन में आपको रिलेशंस गिवन होंगी, उनमें आपको लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन निकालना पड़ सकता है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन का न्यूमेरिकल मैंने ऑलरेडी करा रखा है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लो। उसके अलावा इस वीडियो में हम लोग सिर्फ थ्योरी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो इसमें मैं सिर्फ आपको क्राइटेरियाज बताऊंगा और मैं बताऊंगा कि लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन होता क्या है, ठीक है। तो क्या चीज़ है, अ डिकम्पोजिशन R1 R2 अप टू Rn ऑफ अ रिलेशन R इज कॉल्ड अ लॉसलेस डिकम्पोजिशन फॉर R इफ द नेचुरल जॉइन ऑफ R1 R2 टू Rn प्रोड्यूसेस एग्जैक्टली द रिलेशन R। इस बात का मतलब समझो, देखो सपोज करो कि कोई एक डिकम्पोजिशन है जिसमें हमारा R1 R2 R3 अप टू Rn टर्म्स या Rn एट्रीब्यूट्स हैं हमारे, ठीक है, और ये सारा डिकम्पोजिशन किसका है, हमारा रिलेशन R का, ठीक है। इसको लॉसलेस डिकम्पोजिशन कहना है, ठीक है, इसको लॉसलेस डिकम्पोजिशन हमें स्टेट करना है, तो वो हम कब कर पाएंगे, जब जब हमारा नेचुरल ज्वाइन, इन सारे डिकम्पोजिशन का जब हम नेचुरल ज्वाइन कराएंगे तो हमारी एग्जैक्टली R रिलेशन आनी चाहिए, ठीक है। मतलब क्या है, हमारे पास कुछ डिकम्पोजिशंस हैं जो कि आर रिलेशन के हैं, आर रिलेशन को आपको डिकम्पोज करना है बेसिकली। डिकम्पोज करने के बाद आपको चेक करना है कि क्या इन सब का नेचुरल ज्वाइन कराने पे, ठीक है, नेचुरल ज्वाइन कराने पे एग्जैक्टली हमें आर रिलेशन मिल रही है। अगर मिल रही है तो मतलब कि वो लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन है, अदरवाइज वो लॉसी ज्वाइन डिकम्पोजिशन है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे कुछ क्राइटेरियाज यानी कंडीशंस गिवन हैं जो कि हमारा हेल्प करते हैं हमें किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज का यूज़ करके ये स्टेट करने में कि वो लॉसलेस जॉइन है या फिर लॉसी जॉइन है, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है लॉसलेस जॉइन की, हम बात करेंगे अभी। R1 यूनियन R2 मस्ट बी इक्वल टू R। आपको दो रिलेशंस अगर दी हैं, अगर R आपको डिकम्पोज्ड फॉर्म में दिया है, एक R1 एक R2, ठीक है, आप इसका न्यूमेरिकल देख लो उसके बाद ये देखो तो ज़्यादा बेटर है, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। अगर R1 R2 दो रिलेशंस हमें गिवन है, ठीक है, R1 R डिकम्पोज हुआ R1 में और R2 में, तो अगर हम इन दोनों का यूनियन करें तो वो यूनियन R के इक्वल होना चाहिए, पहली कंडीशन ये, ठीक है। ईच एट्रीब्यूट ऑफ R मस्ट बी इन आइदर R1 और इन R2। अब R1 और R2 के अंदर R का हर एक एट्रीब्यूट होना ही चाहिए, मतलब ये है कि R1 के अंदर सारे एट्रीब्यूट भले ना हो बट R के ही एट्रीब्यूट हों, ठीक है। R2 के अंदर सारे एट्रीब्यूट R के हों या ना हो बट जितने भी हों वो R के ही एट्रीब्यूट्स हों, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ R1 एंड R2 मस्ट नॉट बी नल, मतलब कि
जब भी हम R1 और R2 का इंटरसेक्शन लेंगे, देखो यूनियन के केस में R रिलेशन के बराबर होना चाहिए, ठीक है। इंटरसेक्शन के केस में नल नहीं आना चाहिए। जब भी हम इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू हमें ज़रूर मिलनी चाहिए, ठीक है। तीसरी रिलेशन और आखिरी रिलेशन क्या है, तीसरी कंडीशन और आखिरी कंडीशन क्या है इसकी, कॉमन एट्रीब्यूट मस्ट बी की फॉर एटलीस्ट वन रिलेशन। जो हमारा कॉमन रिलेशन आया है वो एटलीस्ट किसी एक रिलेशन का, चाहे वो R1 हो चाहे वो R2 हो, इन दोनों में से किसी एक को पूरी तरीके से डिफाइन करना चाहिए, यानी कि इसकी की होनी चाहिए, ठीक है। दैट इज इट कम्प्लीटली डिफाइंस एटलीस्ट R1 और R2। या तो वो R1 को कम्प्लीटली डिफाइन करे, जैसे कि यहाँ पे नल नहीं आ सकता, ठीक है। तो जब R1 इंटरसेक्शन R2 आप लोगे, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर, तो आपका वैल्यू क्या आएगी, जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू का ये काम होना चाहिए कि वो या तो R1 को कम्प्लीटली डिफाइन करे या तो R2 सेट को कम्प्लीटली डिफाइन करे। अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन के अंदर आ जाएगा हमारा, अदरवाइज वो लॉसी जॉइंट डिकम्पोजिशन के अंदर आ जाएगा। सो आई होप कि लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा कि इसमें क्या चीज़ हो रही है, क्या मैं कहना चाहता हूँ और किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल्स को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ईजी है और इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो अच्छे से पढ़ के जाना। इसका क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी हाई चांसेस हैं और बहुत ईजी है एक्चुअली में, ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है। तो इसको एक बार देख लेना, न्यूमेरिकल भी देख लेना, जाके चैनल पे पढ़ा हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, जॉइंट डिपेंडेंसी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 4NF और 5NF क्या होता है और फिर मैं आपको बताऊंगा मैंने बाद में उसको क्यों बताया, ठीक है। अब सबसे पहले अगर बात करें मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी की, ठीक है, हमने फंक्शनल डिपेंडेंसीज देखा, ठीक है। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी फंक्शनल डिपेंडेंसी से अलग क्यों है, क्योंकि दिस describes a special kind of dependency where one attribute determines a set of values for another attribute, ठीक है। पहले इतना चीज समझो, ये करता क्या है, ये बेसिकली ये डिस्क्राइब करता है एक ऐसी डिपेंडेंसी को डिस्क्राइब करता है, यानी कि एक मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एक ऐसी डिपेंडेंसी होती है जिसमें कोई एक एट्रीब्यूट किसी भी दूसरे सेट ऑफ वैल्यूज में से किसी एक एट्रीब्यूट को डिफाइन कर रहा है या डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। ये होता कैसे, इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर एट्रीब्यूट इन द टेबल। टेबल में दूसरा कोई भी एट्रीब्यूट गिवन हो, ठीक है, उस पे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए इस डिटर्मिनेशन प्रोसेस में। मतलब कि अगर मैं मोटा मोटा इसको समझाऊं तो क्या चीज़ है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी जो हमारी होती है, एक एट्रीब्यूट डिफाइन करता है या डिटरमाइन करता है सेट ऑफ वैल्यूज को किसी दूसरे एट्रीब्यूट की, इस बात से इंडिपेंडेंट कि टेबल में और दूसरे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो इन अ बुक टेबल विद ISBN, ठीक है, बुक टेबल है हमारी, ठीक है, टेबल का नाम है बुक, विद ISBN ऑथर एंड जीनर्स, ठीक है। हमारे पास ISBN नंबर है, ऑथर है और जीनर्स हैं अलग अलग। इफ़ ISBN डिटरमाइन जीनर्स, मतलब कि ISBN से अगर हम जीनर्स को डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है, ISBN डिटरमाइंस अ सेट ऑफ जीनर्स, इट रिप्रेजेंट एन MVD क्यों, मतलब मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्यों दिखा रहा है ये, क्योंकि जीनर्स हमारे कई सारे हो सकते हैं, ठीक है। ऑथर जो हमारा है, एक ऑथर मल्टीपल जीनर्स पे भी बुक्स लिख सकता है, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज का, कि यहाँ पे एक किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट से हम दूसरे किसी एट्रीब्यूट की वैल्यूज को, सेट ऑफ वैल्यूज को हम डिफाइन कर सकें या डिटरमाइन कर सकें, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा ज्वाइंट डिपेंडेंसी। ज्वाइंट डिपेंडेंसी क्या होता है, a constant that involves multiple tables and specifies that a certain combination of tuples from those tables should always be present together। मतलब ये जो है मल्टीपल टेबल्स के अंदर काम करता है, ठीक है। जस्ट सपोज कि हमारे पास बहुत सारी टेबल्स हैं और उन टेबल्स में क्या है, किसी एक टेबल में कुछ और डेटा है, किसी दूसरी टेबल में कुछ और डेटा है, बट अगर ये दोनों डेटा का आपस में कुछ कनेक्शन है तो वो सारे ही रिकॉर्ड्स, वो सारी ही रोज रोज में ही रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो सारे रिकॉर्ड्स एक साथ एग्जिस्ट करने चाहिए जो आपस में इंटरलिंक है या जिनका आपस में कोई कॉम्बिनेशन है, ठीक है। वो ही कहता है हमारा जॉइंट डिपेंडेंसी, कि ये एक ऐसा कॉन्स्टेंट यानी एक ऐसा रूल है जिसमें मल्टीपल टेबल्स होती हैं और ये स्पेसिफाई करता है कि रोज का अगर कोई भी कॉम्बिनेशन है मल्टीपल टेबल्स के बीच तो वो एक साथ प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। इन अ कस्टमर टेबल, अब ये एग्जांपल ध्यान से समझो, आपको समझ आ जाएगा कि जॉइंट डिपेंडेंसी करती क्या है, ठीक है। सपोज करिए कि हमारे पास एक टेबल है जो हमारी कस्टमर टेबल है, ठीक है। इसमें हमारे पास कस्टमर आईडी है, परचेज है, ठीक है, और एक टेबल है हमारी ऑर्डर आईडी नाम से।
ओ सॉरी, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं। इन अ कस्टमर टेबल विद कस्टमर आईडी, हमारे पास एक कस्टमर नाम की टेबल है, ठीक है। उस टेबल के अंदर हमारा कस्टमर आईडी नाम का एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब क्या है, एक हमारे पास परचेज नाम की टेबल है, दूसरी टेबल, और उस टेबल में हमारी ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट है। इस टेबल में हमारा कस्टमर आईडी और कस्टमर टेबल है ये हमारी, और इसके अंदर हमारे पास कस्टमर आईडी, और ये टेबल हमारी कौन सी है, ये टेबल है हमारी परचेज टेबल, इसके अंदर ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट है, ठीक है। अब क्या होगा कि अ जॉइंट डिपेंडेंसी माइट इंश्योर दैट इफ अ कस्टमर मेड अ परचेज। अब जॉइंट डिपेंडेंसी क्या इंश्योर करेगी कि अगर कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है, ठीक है, देयर मस्ट बी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इन बोथ टेबल। तो उस ऑर्डर को जो कस्टमर ने खरीदा है तो उसकी एंट्री इस टेबल में भी होनी चाहिए और इस टेबल में भी होनी चाहिए, ठीक है। दोनों जगह वो एंट्री प्रेजेंट होनी चाहिए अगर किसी भी तरह का दोनों टेबल्स के बीच में कोई लिंक हुआ है या फिर दोनों टेबल्स के बीच में किसी तरह का कोई कॉम्बिनेशन हुआ है, ठीक है। यही हमारा जॉइंट डिपेंडेंसी कहता है। इसके बाद हम देखेंगे कि 4NF क्या होता है और 5NF क्या होता है, और अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसको लास्ट में क्यों बताने के लिए रखा था। देखो समझो, 4NF, इट इज बिल्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ 3NF एंड एड्रेस सिचुएशंस वेयर देयर आर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी अमंग द एट्रीब्यूट्स। लास्ट में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारा मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज पे बेस्ड होता है एक तरीके से, और ये हमारा ज्वाइंट डिपेंडेंसीज पे, नहीं ज्वाइंट डिपेंडेंसीज नहीं थी ना, हाँ ठीक है, ये ज्वाइंट डिपेंडेंसीज पे बेस्ड होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको लास्ट में बताने के लिए रखा था। अभी हम लोग समझते हैं कि होता क्या है 4NF और 5NF। इट इज बिल्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 3NF एंड एड्रेस सिचुएशन वेयर देयर आर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज अमंग द एट्रीब्यूट्स। मतलब कि ये बेसिकली तो हमारा 3NF के प्रिंसिपल पे ही काम करता है, बट ये उन सिचुएशन को एड्रेस करता है जहाँ पे हमारी एट्रीब्यूट के बीच में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज होती हैं, ठीक है। इफ यू हैव अ टेबल विद एट्रीब्यूट लाइक बुक, ऑथर एंड जीनर। अब उसी तरीके का एग्जाम्पल भी है। अगर आपके पास कोई एक टेबल है और उसमें हमारे पास बुक, ऑथर और जीनर नाम के एट्रीब्यूट्स यानी कॉलम्स हैं, एंड सर्टेन ऑथर्स आर एसोसिएटेड विद मल्टीपल जीनर्स, और कुछ ऑथर्स उसमें से ऐसे होंगे जो मल्टीपल जीनर्स लिखते होंगे बुक के, ठीक है। इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर 4NF इज यूज टू रिप्रेजेंट इट। तो उस केस में इस तरह की टेबल्स को रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है, हमारा 4NF, ठीक है। 5NF की अगर बात करें तो इट स्पेसिफिकली फोकस ऑन केसेस वेयर देयर आर जॉइंट डिपेंडेंसीज। ये ऐसे केसेस पे फोकस करता है जहां पे हमारी जॉइंट डिपेंडेंसीज प्रेजेंट होती हैं। इन केस वेयर सेवरल कीज आर इन प्ले, जहां पे मल्टीपल कीज का गेम चलता है, समझ रहे हो, इन्वॉल्विंग मल्टीपल ओवरलैपिंग कैंडिडेट कीज, ठीक है। कई सारी ओवरलैपिंग कैंडिडेट कीज भी इसके अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं, ठीक है। क्या करता है 5NF हमारा, 5NF हमारा फोकस करता है ऐसे केसेस पे जहाँ पे जॉइंट डिपेंडेंसीज हों, पहली चीज़, और वो जो जॉइंट डिपेंडेंसीज होंगी वो मल्टीपल कैंडिडेट कीज के ओवरलैपिंग की वजह से भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इसको डील करने का काम किसका होता है, 5NF का। इन अ डेटाबेस विद मल्टीपल कैंडिडेट कीज, 5NF ensures that all the related information is properly distributed, avoiding unnecessary repetition। मतलब क्या है इसका कि किसी भी डेटाबेस के अंदर जहाँ पे मल्टीपल कैंडिडेट कीज होती हैं वहाँ पे 5NF क्या करता है, 5NF इंश्योर करता है कि जितनी भी उस टेबल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उस टेबल में जितनी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो, प्लस किसी भी तरह का अननेसेसरी रेपिटिशन उसके अंदर ना हो, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, जो भी कुछ था हम लोगों ने कवर कर लिया है यूनिट 3 के अंदर। इससे ज़्यादा यूनिट 3 के अंदर से बहुत रेयर चांसेस हैं कि कोई क्वेश्चन आएगा। न्यूमेरिकल ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना, इस यूनिट से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। एंड अदर देन दिस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम गाइज। और आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, थैंक यू सो मच, आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। एंड इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।